हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल होता क्या है, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है और कैसे हमारे प्रीएम्बल में अमेंडेबिलिटी का प्रोविजन आया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल वर्ड जो हमारा है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है दैट इज प्रीएम्बलस। उसका मीन्स है इंट्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक प्रीफेस होता है। प्रीएम्बल किसी भी एक्ट या उसकी लेजिस्लेशन के लिए एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो उस एक्ट के पर्पस, फिलॉसफी, यूजेस, आइडिया एंड इंस्पिरेशन, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव जैसी चीज़ों को डिराइव करता है, उसके बारे में उसकी जानकारी देता है। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि प्रियम्बल एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, जो अगर हम किसी भी प्रियम्बल को देखें तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि ये प्रियम्बल मेनली क्या बात कर रहा है। N.A. पालकीवाला, जो उस टाइम के एक एमिनेंट जूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये कहा कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। प्रियम्बल को किसने इंट्रोड्यूस किया था या किस बेसिस पे वो बनाया गया था? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो बेस था हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर आए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कब किया था? दैट इज ऑन 22 जनवरी 1947 को। हमारा प्रियम्बल अभी तक सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है, मतलब उसमें एक ही बार चेंज लाया गया है। कैसे अमेंड हुआ है वो? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके तहत इसमें 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। हमारा जो प्रियम्बल है वो किससे इंस्पायर होकर बनाया गया था? दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी लाए थे। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था जिसको बाद में मॉडिफाई करके हमारे प्रियम्बल की शेप दी गई थी। हमारे प्रियम्बल को कुछ इस तरह प्रेजेंट किया गया है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unit and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves thus Constitution. अब हम इस वीडियो में इस पूरे प्रियम्बल को डिकोड करेंगे। हम हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। हमारा प्रियम्बल स्टार्ट हुआ था वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वर्डिंग हमारी डिस्क्राइब करती है हमारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि हमारी प्रियम्बल की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो किसके हाथ में है? पीपल ऑफ इंडिया में। जो अल्टीमेट पावर है वो इंडिया के सिटीजन के पास है। ये वर्ड्स हमारे प्रियम्बल के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जो प्रियम्बल के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं? वो है सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरन, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट है, उसकी इंटरनल मैटर्स को डील करने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। सोशलिस्ट में हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ प्राइवेट ओनरशिप कम है, हम ज़्यादातर वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में सोचते हैं, पूरी कंट्री का वेलफेयर हो। सेक्युलर, इंडिया एक धर्म निरपेक्ष कंट्री है। इट मीन्स यहाँ पे सारे धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल प्रमोशन दिया जाता है। इंडिया कोई भी एक ऑफिशियल धर्म या रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक, यहाँ की जो गवर्नमेंट है दैट वुड बी इलेक्टेड बाय द विल ऑफ पीपल। रिपब्लिकन पॉलिटी, इट मीन्स कि यहाँ का जो हेड है वो इलेक्टेड होगा, ना कि हेरिडिटी से चलाता होगा।
अब उसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं जो हमारे इस प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। जस्टिस में हम बात करेंगे कि हर सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। लिबर्टी मीन्स कि हर एक पर्सन को हर अपॉर्चुनिटी का हक है कि वो बिना किसी भेदभाव के उसको हर लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिले। इक्वालिटी मीन्स सारे सिटीजन इंडिया के एकदम इक्वल लेवल पे हैं। फर्टेनिटी मीन्स इंडिया का भाईचारा, हर हर एक इंसान दूसरे इंसान की डिग्निटी का ख्याल रखेगा और अपने भाईचारे को कायम रखेगा। ये जो हमारा प्रियम्बल है, इसकी डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। अब जो हमारे प्रियम्बल के कीवर्ड्स थे, अब हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला जो वर्ड था दैट इज सोवरन। सोवरन मीन्स कि हमारा जो देश है वो एक इंडिपेंडेंट देश है, ना वो किसी पे डिपेंडेंट है और ना वो किसी का डोमिनियन है। अब ये डोमिनियन होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री पे इंग्लैंड रूल कर रहा है और उस कंट्री में अब सेल्फ रूल आ चुका है, बट अभी भी कुछ चीज़ों के लिए उसको इंग्लैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस सेटअप को हम क्या कहते हैं? डोमिनियन। हमारा देश कब इंडिपेंडेंट हुआ था? दैट इज 15 अगस्त 1947 को। तो हम कह सकते हैं इस डेट से पहले हम क्या थे? हम डिपेंडेंट थे। और 15 अगस्त 1947 से हम 26 जनवरी 1950 तक हम क्या स्टेटस में थे? हम डोमिनियन थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा डोमिनियन का स्टेटस कब खत्म हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ग्रुप को नहीं छोड़ा। अब ये कॉमनवेल्थ नेशन ग्रुप क्या था? ये वो सारी कंट्रीज का ग्रुप था जहाँ पर कभी ना कभी ब्रिटिश ने अपना रूल किया था, बट अब ऐसा नहीं है। यानी कि ब्रिटिश ने रूल किया था, अब वो लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं वो कंट्रीज। ये उन कंट्रीज का ग्रुप है। इस चीज़ के लिए इंडिया की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी की गई थी कि भाई दोबारा से अपने आप को ये गुलाम बना रहे हैं, बट इंडियन लीडर्स ने कहा कि हम गुलाम नहीं बन रहे, हम बस ब्रिटेन से अलायंस कर रहे हैं और हम कभी भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ग्रुप को छोड़ सकते हैं। क्योंकि इंडिया एक सोवरन कंट्री है, तो वो अपने अफेयर्स को, अपने इंटरनल मैटर्स को खुद कंडक्ट कर सकता है और उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ये डिराइव नहीं कर सकती या इफेक्ट नहीं कर सकती कि वो अपनी कंट्री को कैसे मैनेज करे। विदाउट किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के वो अपने इंटरनल मैटर्स को डील कर सकता है। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया जो है कभी भी किसी भी बाहर की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी बना सकता है और अपनी किसी टेरिटरी को बाहर की कंट्री को दे सकता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सोवरेनिटी का इसमें, जैसे कि लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ। जो नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो हमने ऐड किया था प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ये जो वर्ड ऐड किया था ये लगभग इमरजेंसी के टाइम पे आया था। उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि उन्होंने इस टाइम पे, ऐसे क्रूशियल टाइम पे ये वर्ड क्यों जोड़ा। वो कहते थे हम पहले से ही अपने आप को सोशलिस्ट मान रहे हैं, तो आपने ये ऐड क्यों किया। 1955 में एक कांग्रेस का आबादी सेशन हुआ था। उसमें एक रेजोल्यूशन में बोला गया था कि जो हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न होगा ना, उसको हम सोशलिस्ट रखेंगे। मीन्स जो प्रिंसिपल मीन ऑफ प्रोडक्शन है उसकी सोशल ओनरशिप होगी। मीन्स हम उसकी प्राइवेट ओनरशिप नहीं रखेंगे, प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगी। जो देश के रिसोर्सेज हैं वो सब में इक्विटेबल तरीके से बांटे जाएंगे, ताकि कुछ लोगों के हाथ में जो रिसोर्सेज है वो कॉन्सेंट्रेट ना हो जाएं। अब सोशलिज्म भी दो तरह के हैं, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म। जो इंडिया का सोशलिज्म है वो क्या है? वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। मतलब हमारे देश के पास दूसरों को देने के लिए जो रिसोर्सेज हैं हम उसका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में कोई प्राइवेट कंट्रोल नहीं होगा। और जबकि
जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है इसमें कहते हैं कि जो जितनी भी रिसोर्सेज है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मीन्स अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिशन है। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके हाथ में आ गया, अब सरकार के हाथ में आ गए हैं। अब ये जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है ये स्टार्टिंग के दौर पे हम चाइना या रशिया में देख सकते थे, बट अब ये वहाँ भी डाइल्यूट हो चुका है, इसके मायने अब बदल चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट का मानना ये था कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सेंट्रलाइज्ड करना ज़रूरी है, ताकि हम इक्विटेबल तरीके से उसको अपनी पूरी कंट्री में बांट सकें। बट जो हमारी कंट्री की प्रोग्रेस है कहीं वो रुक ना जाए, उसके लिए हमें प्राइवेट ओनरशिप को भी अलाउड करना पड़ेगा, ताकि इनोवेशन होती रहे, ठीक है, और कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती रही। ये हमारा वर्जन था, इंडिया का वर्जन था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक बिलीफ मानती थी मिक्स्ड इकोनॉमी में, जहाँ पे वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर चाहते थे कि दोनों को एग्जिस्ट करें साइड बाय साइड। मीन्स जब जहाँ ज़रूरत लगे वो अपनी प्रोडक्शन को या अपने रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर लें, और जहाँ ज़रूरत करे वहाँ पे वो प्राइवेटाइजेशन ले आए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो मेन पर्पस था कि वो पॉवर्टी को एंड कर सके, डिजीज इनइक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर सके, मतलब सबको इक्वल एक अपॉर्चुनिटी मिले कंट्री में। अब हुआ क्या, 1991 में हमारी एक पॉलिसी आई दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसने थोड़ी इसके मायने चेंज कर दिए। उसमें क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन आ गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गई कंट्री में, ठीक है, हमारी मार्केट दूसरी कंट्रीज़ की मार्केट के लिए एकदम ओपन हो गई। बट हमारा जो सोशलिज्म का पैटर्न था वो अभी भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। अभी भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर हमारी सरकार सेंट्रलाइज तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ये पावर अभी भी हमारी गवर्नमेंट के पास है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज सेक्युलर। ये वर्ड ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। सेक्युलर मीन्स क्या, कि हमारी कंट्री में सारे रिलीजन्स को सेम स्टेटस दिया गया है और उसको हम सपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में बोला कि चाहे सेक्युलर स्टेट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे सीधे मेंशन ना हो, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्युलर बनाना चाहते थे, ठीक है। और ये हमें देखने को मिलेगा जो हमारी आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 है उसमें जितने प्रोविजन दिए गए हैं उसमें हम ये देख सकते हैं। ये आर्टिकल्स किस चीज़ के बारे में है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज डेमोक्रेटिक। इसमें जो हमारी पावर है, सुप्रीम पावर हमारे लोगों के पास है, वहाँ के सिटीजन के पास है। डेमोक्रेसी भी अब दो टाइप की है, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी चार तरीके आगे आ जाते हैं, जैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। अब ये होते क्या है, रेफरेंडम में क्या होता है कि अगर हमने कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन हम अब वहाँ के सिटीजन के सामने रख देते हैं कि भी ये डिसीजन हम लेने वाले हैं, आप सब वोट करें कि ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस सिस्टम को हम कहते हैं रेफरेंडम। इनिशिएटिव में क्या होता है कि वहाँ के जो सिटीजन हैं वो खुद मतलब सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लेजिस्लेशन खुद बनाएंगे, अपने लिए अपने रूल्स खुद बनाएंगे और फिर हम बाद में सरकार के सामने उसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिकॉल में क्या होता है, जो किसी कंट्री के सिटीजन है वो अपनी पावर से किसी भी ऑफिशियल को इलेक्ट करके प्लेस ऑफ पावर में बिठा सकते हैं, और अगर उन्हें लगे कि भाई जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए इसको इस पोजीशन में बिठाया गया था वो ये काम नहीं कर रहा, तो लोग अपनी ही वोट से, अपने पावर से उसको उस सीट से हटा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है पेब्लिसाइट। इसमें क्या होता है कि लोगों को एक ही जगह में से चुनने को कहा जाता है कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, कि भाई जो जितने भी सिटीजन हैं वो वोटिंग कर ले कि आप किस साइड रहना चाहते हैं, इस साइड या फिर उस साइड, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पेब्लिसाइट। अब जो हमारी दूसरी तरीके की डेमोक्रेसी आती है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में कौन सी चलती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी आगे 2 टाइप्स की होंगी, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। हमारे इंडिया में अब कौन सी डेमोक्रेसी चलती है, वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हम यूएसए में देख सकते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, काउंसिल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसको, लेजिस्लेटिव को, इसलिए हम उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इलेक्शंस हो गए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें हमारे डेमोक्रेटिक करेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। 1949 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा कि जो हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डेमोक्रेसी है, ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये तीनों एस्पेक्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी की, ये लोग भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम लिबर्टी को इक्वालिटी से अलग नहीं कर सकते, इक्वालिटी को लिबर्टी से अलग नहीं कर सकते। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हम इक्वालिटी नहीं देते हैं और लिबर्टी देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पावरफुल ग्रुप हैं वो वीक ग्रुप को और दबाएंगे और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। क्योंकि जब इक्वालिटी ही खत्म हो गई तो हमारे क्या है, पावरफुल ग्रुप और पावरफुल होते जाएंगे और वीक ग्रुप और ज़्यादा वीक होते जाएंगे। वैसे ही अगर हम कहें कि हम लिबर्टी नहीं देते हैं और इक्वालिटी देते हैं, सबको इक्वल मानेंगे, तो क्या होगा, जो भी इंडिविजुअल इनिशिएटिव है ना वो खत्म हो जाएगा। मीन्स अगर इक्वालिटी हो गई तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और कोई जो बिल्कुल कम टैलेंटेड है, उसमें कुछ भी टैलेंट नहीं है, तो वो दोनों लोग आपस में एकदम बेकार हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे इंडिविजुअल जो उनका टैलेंट है, ठीक है, जो वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं अपने तरीके से, वो चीज़ हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि ये दोनों तीनों चीज़ें आपस में जुड़े हुए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज रिपब्लिक। अब हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है ना वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, रिपब्लिक और मोनार्की। रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होगा, हमेशा इलेक्टेड होगा, हम उसको वोट के द्वारा चुनेंगे। और मोनार्की में क्या होता है कि जो भी उनका हेड ऑफ स्टेट है वो हेरिडिटरी पोजीशन से आता है, एक राजशाही खानदान होता है और उन्हीं के आगे सक्सेसर जो है वो वहाँ पे राज करते हैं, जैसे कि हमारा ब्रिटेन हो गया। जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट तो इलेक्ट होता ही है, बट हम 2 और चीज़ों से रिपब्लिक का एक आइडिया लगा सकते हैं। वो क्या है, पहली चीज़, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी मीन्स जो रियल पावर है वो लोगों के हाथ में है, वो लोगों को दो रियल पावर, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, कि हमारे कंट्री में कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होगी। जैसे कि पहले किसी को दिया जाता कि कास्ट के बेसिस पे इनको प्रिविलेज दी जाती थी, ठीक है, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई। अब सब बराबर है और हर पब्लिक ऑफिस में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए सबके लिए वो बराबर ओपन रहेंगे, हर सिटीजन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज जस्टिस। सोशल पहली जस्टिस आती है सोशल जस्टिस। अब जस्टिस भी 3 टाइप की हो गई, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। पहली जो हुई हमारी वो है सोशल जस्टिस। मीन्स हम सारे सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, किसी भी कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स के आधार पर या कास्ट के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और हम क्या करेंगे, अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस की इम्प्रूवमेंट के लिए उनको हम सपोर्ट करेंगे और वुमेन्स को भी हम सपोर्ट करेंगे ताकि हमारी सोसाइटी में एक सोशल जस्टिस बना रहे। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो है इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस ये कहता है कि हम लोगों में भेदभाव नहीं करेंगे, किस बेसिस पे, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है, उस चीज़ पे हम इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर उसका पैसा हम गरीबों में बांट दें, क्या हम वैसा कर सकते हैं? ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें जस्टिस के साथ साथ हमें लिबर्टी का प्रोविज़न भी
दिया गया है। क्या इसका मतलब क्या है कि जो लिबर्टी हमें देती है वो ये कहती है कि जो हर एक इंडिविजुअल है वो अपनी अपने टैलेंट पे या अपनी काबिलियत के साथ ऊपर उठ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को हम कुछ इस तरह समझते हैं। सपोज एक ग्रुप में 5 लोग काम कर रहे हैं। एक पर्सन है जो 6 बजे के बाद जाता है और बाकी सारे लोग 6 बजे अपनी छुट्टी कर लेते हैं। एंड में सबको बराबर का बोनस मिलता है। अब जो इस ग्रुप में एक पर्सन था जो 6 बजे के बाद जाता था, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करता था, उसको यहाँ पे वो अनसेटिस्फाइड रह गया। ठीक है, उसको यहाँ पे बुरा लगा कि मैंने ज़्यादा मेहनत की पर मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, सबको वो रिवॉर्ड बराबर मिला। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं मिला। आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। मीन्स हर सिटीजन के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है, हर पॉलिटिकल ऑफिस का इक्वल एक्सेस है और किसी भी गवर्नमेंट बोलने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यानी कि गवर्नमेंट कुछ भी वो बोल सकते हैं, हर सिटीजन को बराबर का हक है। अब जो ये जस्टिस का कंसेप्ट था ये हमने लिया कहाँ से था? ये हमने लिया था रशियन रेवोल्यूशन 1917 से। नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड है दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी में हमें क्या मिलता है कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सनालिटी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने टैलेंट के दम पे, अपने काबिलियत के दम पे ऊपर उठ सके, अपनी डेवलपमेंट कर सके। लिबर्टी सिक्योर करता है कि हर एक नागरिक को, इंडिया के हर एक नागरिक को एक ये फ्रीडम मिले, किस चीज़ की? थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, ताकि वो अपने हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सके, अपने मनपसंद भगवान को पूज सके थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट के द्वारा इनको ये लिबर्टी दी गई है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? वो जस्टिसेबल है, मतलब उनको उनके हक के लिए है या उनकी याचिका या उनके अगर कोई वॉयलेट करता है तो उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब हमें लिबर्टी मिली है कुछ भी एक्सप्रेस करने की, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो मन में आए हम वो करें। हम लिबर्टी इंजॉय तो कर सकते हैं बट अपनी लिमिटेशंस में रहकर। हमारी लिबर्टी में दूसरों को परेशान करना इंक्लूड नहीं है, मतलब हम ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। अब ये जो लिबर्टी का आइडिया था, लिबर्टी का सिद्धांत था, ये हमने कहाँ से लिया था? ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 से लेकर 1799 तक हुई थी, वहाँ से हमने इसको लिया था। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स कि किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज ना मिले सोसाइटी में। हर एक इंडिविजुअल को बिना किसी भेदभाव के इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी में रहने की, उसमें डेवलपमेंट की, हर तरह की इक्वालिटी मिले। अब इक्वालिटी की भी 3 डायमेंशंस आगे आते हैं: सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है वो इंश्योर करते हैं कि हर सिटीजन को सिविक इक्वालिटी मिले। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो ये चीज़ों को, सिविक इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं? वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये है आर्टिकल 15 में मेंशन। उसके बाद हमारा आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आता है आर्टिकल 16 में। फिर आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि हम छुआछूत की जो प्रथा चलती थी पहले उसको हम अबॉलिश करेंगे आर्टिकल 17 में। फिर है हमारा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। मीन्स जो पहले महाराजा वगैरह उनके आगे टाइटल्स लगते थे वो चीज़ों को हम अब अबॉलिश कर देंगे। अब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी को देखने के लिए हमारे पास 2 प्रोविजंस हैं। 2 ऐसे प्रोविजन जहाँ पे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी को देख सकते हैं। वो कौन से हैं? आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326। आर्टिकल 325 क्या है? वो कहते हैं कोई भी पर्सन को हम इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। किस बेसिस पे? उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे हम उसको इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। दूसरा है आर्टिकल 326।
326 क्या कहता है कि जो भी हमारी इलेक्शन ऑफ लोकसभा होंगी या स्टेट असेंबली होगी वो अडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग होगी। मीन्स कि हम उसको वोटिंग के द्वारा चुनेंगे। उसके बाद आती है हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी को हम कहाँ पे देख सकते हैं? हम देख सकते हैं DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 32 में। DPSP ये सिक्योर करता है कि हमारी सोसाइटी में जो भी मैन एंड वुमेन हैं उनको इक्वल राइट मिले अपनी जीवन जीने के लिए, अपने लाइवलीहुड को जीने के लिए उनको जो मीन्स मिलने चाहिए, जो साधन मिलने चाहिए, उस पर आदमी और औरत का बराबर का अधिकार होना चाहिए और उनको इक्वल पे मिलने चाहिए इक्वल वर्क के लिए। अगर कोई मैन और वुमेन सेम ही काम कर रहे हैं, सेम ही बराबर का काम कर रहे हैं, तो उनकी पे भी इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है? हम मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, हमारा भाईचारा। अब इस फ्रेटर्निटी की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने सिस्टम बनाया है सिंगल सिटीजनशिप का। फंडामेंटल ड्यूटीज का एक आर्टिकल है आर्टिकल 51A। वो ये कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल। वो कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में कि हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो इंडिया में हार्मनी को प्रमोट करे, शांति को प्रमोट करे, भाईचारे को प्रमोट करे। फ्रेटर्निटी दो चीज़ों को अश्योर करती है। एक क्या है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कहता हम एक दूसरे की डिग्निटी को बरकरार रखेंगे, मतलब एक दूसरे की हम इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, हमारे राष्ट्र की एकता और उसकी अखंडता के लिए हम जो भी कर सकेंगे वो हम करेंगे। अगर हमारे बीच ब्रदरहुड होगा तभी हम अपनी कंट्री को क्या है इंटेग्रिटी रख सकेंगे, तभी वो हमारी कंट्री एकजुट होके रह पाएगी। आगे हम बात करते हैं हमारे प्रियम्बल में एक फ्रेज मेंशन है दैट इज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। साइकोलॉजी में कैसे? मतलब अगर हर सिटीजन अपने अंदर ये सोच ले कि हमने यूनिटी रखनी है, हमने भाईचारा रखना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की डिग्निटी को हार्म नहीं करना है, तभी हम टेरिटोरियल मतलब एरिया वाइज हम अपने देश को इंटीग्रेट रख पाएंगे। ये थे हमारे कुछ कीवर्ड्स। अब हम बात करेंगे प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में अब एक कंट्रोवर्सी बहुत चली थी कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, उस चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेरबरी केस 1960 में ये ओपिनियन दिया कि जो प्रियम्बल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बाद में जब केशव नंदा भारती केस आया 1973 में, तो जस्टिस सिकरी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने बेरबरी केस के ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट हम इसको कह सकते हैं कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते या इसको ज़बरदस्ती इन्फोर्स नहीं करवा सकते। लास्ट में केस हुआ दैट इज LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये कहा कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटेग्रल पार्ट है, एक अटूट हिस्सा है। ठीक है, तो इसके बाद माना गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें दो चीज़ें थी। पहली क्या थी कि प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। इट मीन्स जो इसकी प्रोविज़न है वो हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, मतलब अगर ये वॉयलेट होता है तो हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। सेकंड चीज़ क्या है कि प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल है ना वो लेजिस्लेचर का पावर का सोर्स नहीं है। मतलब हम अगर कोई लेजिस्लेशन बनाना चाहते हैं तो उसका जो हमें पावर है वो हमें प्रियम्बल से नहीं मिलती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। ये क्वेश्चन एक अराइज हुआ, क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन सबसे पहले अराइज हुआ केशव नंदा भारती केस 1973 में, जहाँ पे एक डिमांड अर्ज की गई कि प्रियम्बल को हम अमेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है।
बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और हम इसको अमेंड कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? बट कंडीशन ये है कि जो हमारी प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक फीचर है उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन ना की जाए। ये हमारा था आर्टिकल 368। अभी तक हमारा प्रियम्बल सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है, दैट इज ऑन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत 3 नए वर्ड्स इंक्लूड किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। In next video, we will discuss about the union and its territory, union of states, about the parliament power to reorganize the state.